हेलो, साहित्य राजनीति विज्ञान बुक का जो चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर, अभी तक हमने पार्ट 5 तक में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव नगरीय व ग्रामीण स्वशासन। तो पहले जानते हैं संविधान में कहाँ कहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ है, कैसे और कौन कौन से उसके नाम रखे गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन व 74वें संविधान संशोधन में क्रमशः ग्रामीण स्थानीय सुशासन एवं नगरीय स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 73वें संविधान संशोधन द्वारा जहां एक और ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना की गई है, वहीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण देश के नगरीय निकायों में भी त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिमान के साथ साथ नगरीय प्रशासन व्यवस्था के एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। अब जानते हैं नगरीय प्रशासन व्यवस्था होती क्या है एक्चुअली में, और इसकी संगठन क्या है और शक्तियाँ क्या हैं। नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना संविधान की राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि के अनुसार राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा निर्धारित होती है। राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा नगरीय इकाइयों के गठन, कार्य एवं शक्तियों आदि से संबंधित व्यापक प्रावधान किए जाते हैं, किंतु ये सभी प्रावधान 74वें संविधान संशोधन का अनुकरण करते हुए होते हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रावधान किए जाते हैं, किंतु त्रिस्तरीय नगरीय निकाय के प्रतिमान का अनुकरण करने के कारण संपूर्ण देश के नगरीय स्थानीय प्रशासन में एक रूपता दृष्टिगोचर होती है। नगरीय क्षेत्र का प्रशासन एक व्यापक विषय है जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ नगरीय विकास का विषय भी समाहित है। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व तो नगरीय स्थानीय संस्थाओं को सौंपा गया है, जबकि नगरीय विकास से संबंधित योजनाओं की पूर्ति का दायित्व तो राज्य सरकार को होता है। और इसमें 74वें संविधान संशोधन में पूर्व नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में संपूर्ण देश में एक रूपता का अभाव था, किंतु फिर भी कतिपय नगरीय संस्थाएं थी जो कि अधिकांश राज्यों में कार्यरत थीं। इन संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। नगर निगम और नगर परिषद अथवा नगर पालिका, जिसको हम कहते हैं नगर परिषद, नगर पालिका, कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड और एकल उद्देश्यीय संस्थाएं। अब हम इनको एक एक को जानेंगे अच्छे से कि कौन सा क्या है। तो पहले देखते हैं नगर निगम क्या होता है और में अंतर समझेंगे। तो नगर निगम जो होता है आपका स्वतंत्र प्राप्ति के, यानी स्वतंत्र जब हम आज़ाद हो गए थे हमारे देश, उसके बाद बम्बई, यानी जिसको अब मुंबई हो गया, कलकत्ता नहीं, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वह मद्रास में ही नगर निगम संस्थाएं थीं। सन 1992 तक देश के नगर निगम की कुल संख्या 73 हो गई थी और निगम में निर्वाचित पार्षद व निर्वाचित महापौर होता था। स्थायी समिति में निगम के पार्षद सदस्य होते थे। निगम आयुक्त निगम का कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारी होता है। ये निगम जो आयुक्त होता था वह नगर निगम का क्या होता, कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारी होता था। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। निगमों की स्थापना जनसंख्या, क्षेत्र एवं साधनों की उपलब्धता आदि के आधार पर की जाती रही थी। ग्रामीण शहरी समिति का सुझाव था कि नगर निगम ऐसे स्थानों को बनाया जाए जिनकी जनसंख्या कम से कम 5 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ या अधिक हो। नगर निगम की परिषद विधायी कार्य संपन्न करती है। परिषद के निर्वाचित सदस्य पार्षद कहलाते थे, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिए चुने जाते थे। यहाँ नगर निगम व नगर पालिका का संक्षिप्त परिचय देना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि ये दोनों संस्थाएं 74वें संविधान संशोधन के बाद भी नगण्य परिवर्तनों के साथ कार्यरत हैं। अतः आगामी पृष्ठों में इनका विस्तृत वर्णन किया जाना उपयुक्त होगा। तो जानते हैं अब नगर पालिका क्या होती है। अभी हमने जाना कि नगर निगम क्या होता है। अब नगर पालिका, नगर निगम प्रमुख कौन होता है? निगम आयुक्त होता है, जिसको प्रशासकीय अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब जानते हैं नगर परिषद क्या होता है, जिसको नगर पालिका के नाम से हम जानते हैं। तो सन 1971 में देश में नगर पालिकाओं की कुल संख्या 1493 थी। कितनी? 1493 थी, जो बढ़कर वर्ष 1990 में 1770 हो गई। नगर पालिका का शासन राज्यों के नगर पालिका अधिनियम द्वारा तथा केंद्र शासित प्रदेशों के संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा चलाया जाता रहा। नगर पालिका के भी 3 प्रमुख अंग रहे। कौन कौन से अंग थे? परिषद, नगर पालिका अध्यक्ष,
एवं नगरपालिका का आयुक्त। परिषद में पार्षद पदेन अधिकारी व एल्डर मैन होते थे। सदस्यों का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता था और आयुक्त सचिव के रूप में कार्य करता था। अब देखते जो अगला का टॉपिक था कस्बा क्षेत्र समिति, यानी कस्बा क्षेत्र समिति। स्वतंत्रता के बाद देश में कतिपय कारणों के शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई और इससे से बहुत से गांव थे जो कि पूर्णतः शहरों में परिवर्तित नहीं हुए थे तथा अर्ध विकसित स्वरूप में थे। इन क्षेत्रों को कस्बा क्षेत्र कहा गया। इन्हीं क्षेत्रों के प्रशासन हेतु कस्बा क्षेत्र समितियों का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में इन कस्बा क्षेत्र समितियों का प्रतिशत सबसे अधिक था। इन समितियों के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ सरकार द्वारा मनोनीत होते थे और इन्हें नगर पालिकाओं की तुलना में कम स्वायत्तता प्राप्त होती थी। इसके बाद आता अधिसूचित क्षेत्र समिति, यानी स्थानीय क्षेत्र जिनमें सुधार की आवश्यकता होती थी किंतु वहां नगर पालिका स्थापित नहीं की जा सकती थी, तब ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके क्षेत्र समितियों की स्थापना की जाती थी। इन शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती थी। अधिसूचना के आधार पर यह स्थापित किए जाने के कारण इन्हें अधिसूचना समिति कहा जाता था। क्यों कहा जाता? क्योंकि अधिसूचना के आधार पर स्थापित किया जाता, इसलिए इनको अधिसूचना क्षेत्र समिति कहा जाता था। इनके सदस्य निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के होते थे और 1990 में इन अधिसूचित क्षेत्रों की कुल संख्या 770 हो गई थी। अब देखते छावनी बोर्ड क्या होते हैं। तो शहरी सैनिक क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या की सुख सुविधाओं व कल्याण हेतु छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती थी। जो छावनी बोर्ड होता है और ये स्वायत्तता संस्थाएं सेना के मुख्य अधिकारी के नियंत्रण में रहती हैं। छावनी बोर्ड के आधे सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित तथा आधे सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और छावनी बोर्ड के 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी में वे छावनियाँ आती हैं जिनकी असैनिक जनसंख्या 10,000 से अधिक हो और द्वितीय श्रेणी में वो छावनियाँ आती हैं जिनकी असैनिक जनसंख्या 2500 हो और 2500 के यानी 10,000 2500 के बीच में हो और तृतीय छावनी की तृतीय श्रेणी में वो छावनियाँ आती हैं जिनकी असैनिक जनसंख्या 2500 से कम होती है। छावनी बोर्ड संस्थाएं आज भी अस्तित्व में हैं, यद्यपि 74वें संशोधन में इनका उल्लेख नहीं किया गया। ऊपर वर्णित ये सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, किंतु नगरीय स्थानीय शासन में क्षेत्र में कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनका गठन कतिपय विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु किया जाता है। उन्हीं संस्थाओं को एकल उद्देश्यीय अभिकरण कहा जाता है। वस्तुतः ये संस्थाएं आज भी अस्तित्व में ये हैं, यद्यपि इनका उल्लेख 74वें संविधान संशोधन में नहीं किया गया है। अब देखते हैं 74वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान नगरीय स्थानीय स्वशासन कैसा था। 74वें संविधान जो भारतीय संसद द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था, ये जो कि 1 जून 1993 को क्रियान्वित कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9A में एक नया शीर्षक जोड़कर, उस शीर्षक का नाम था द म्यूनिसिपैलिटीज, जिसको जोड़ करके संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा देश पर ये नगरीय स्थानीय स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना प्रस्तुत की गई। नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक संरचना में 3 स्तर निम्न थे। पहला था नगर पंचायत स्तर, दूसरा नगर परिषद या नगर पालिका जिसको कहते हैं, तीसरा था नगर निगम जो विवादास्पद परिस्थितियों में राज्य के राज्यपाल को निर्णय की शक्ति प्रदान की गई। सभी राज्यों को यह अपेक्षा की गई कि एक वर्ष के अंदर अपने अपने कानूनों में संशोधन कर नगरीय प्रशासन के इस त्रिस्तरीय प्रतिमान को लागू करेंगे और अधिकांश राज्यों में इनका पालन किया। कतिपय राज्य प्रतिकूल परिस्थितियों वर्ष विलंब में लागू कर पाए और आधुनिक राज्यों में नगरीय प्रशासन में संबंधित 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, संविधान द्वारा निर्देशित एवं संविधान के बाहर की संस्थाएं। संविधान के अनुसार नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, संविधानांतर में छावनी बोर्ड एवं एकल उद्देशीय अभिकरण आते हैं। अब हम जानते भी, हमने पीछे बताया था कि इनके बारे में विस्तार में आगे पढ़ेंगे, तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं नगर निगम। पहला आपने अभी देखा था यहाँ पे नगर निगम, नगर परिषद, कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचना क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, एकल उद्देश्य संस्था। तो हम जानते हैं पहले नगर निगम के बारे में थोड़ी विस्तृत ये होता क्या है। तो देखते नगर निगम यानी नगरीय स्थानीय
प्रशासन की यह सर्वोच्च शिखर की एक सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है। किसी भी नगरीय क्षेत्र में नगर निगम के क्षेत्र में आने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होता है। यानी नगर निगम के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को आने के लिए इस शर्तें पूरी करनी होती हैं। उससे क्षेत्र को कह सकते हैं, उसे गांव कस्बे को कह सकते हैं, या उसको शहर को कह सकते हैं। जैसे कि पहले उसकी शर्त रहती है जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो, यानी उस शहर की जनसंख्या, उस गाँव की जनसंख्या क्या हो, 5 लाख से ऊपर हो, और घनी बसी आबादी हो, यानी घनी बसी क्या हो, आबादी हो, और निकाय की वार्षिक वित्तीय आय 1 करोड़ से अधिक हो, यानी सभी के निकाय की जो वार्षिक वित्तीय आय हो वह क्या हो, 1 करोड़ से अधिक हो। जनता में करों का बोझ वहन करने की क्षमता हो, यानी जनता में जो जितने प्रकार कर लगते हैं नगर निगम के अंतर, कहीं पानी का कर, बिजली का कर, रोड लाइट के सभी कर जो लगते हैं वो क्या हो, बोझ वहन करने, उनको देने की क्षमता हो। उस क्षेत्र की जनसंख्या जनता निगम के में पक्ष में हो, यानी उस क्षेत्र की जो जनसंख्या वो निगम नगर निगम को लाना चाहती हो और उसके पक्ष में हो। इन शर्तों को पूर्ण करने वाले देश के बड़े बड़े शहरों को निगमों की संज्ञा दी गई है। नगर निगम की स्थापना के लिए राज्य सरकार को विधानमंडल में एक अधिनियम पारित कराना होता है, और इस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि दिल्ली नगर निगम की स्थापना संघीय सरकार के कानून के तहत की गई है, और इसी प्रकार कई क्षेत्रों में महापालिका अधिनियम के तहत नगर निगमों की स्थापना की गई। अब जानते हैं संगठन, यानी इसमें हमने देखा था ना संगठन और शक्तियाँ। तो पहले देखते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। नगर निगम के निम्नलिखित प्रमुख अंग होते हैं: नगर निगम परिषद, महापौर, नगर निगम समितियां एवं मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। तो पहले हम जानते हैं इसके जो संगठन में नगर निगम परिषद आता है पहले नंबर पे। तो पूरे नगर के वार्डों में विभाजित किया जाता है, पूरे जो नगर होता है, जैसे कोई शहर है, अब उस शहर को कई सारे वार्डों में विभाजित किया जाता है, तथा प्रत्येक वार्ड का एक पार्षद चुना जाता है, और जो कि नगर परिषद का सदस्य होता है। निर्वाचित पार्षद के अतिरिक्त परिषद के अन्य सदस्य भी होते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है कि 4 पदेन सदस्य, 3 विशेष प्रतिनिधि, 5 निगम परिषद द्वारा मनोनीत तथा 3 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। इस प्रकार परिषद में कुल 52 सदस्य होते हैं, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और प्रत्येक माह नगर निगम की एक बैठक होनी आवश्यक है। नगर निगम परिषद का आकार सभी राज्यों में भिन्न होता है। नगर निगम की शक्तियों का जो केंद्रीकरण परिषद में होता है, तो वह कहाँ होता है, केंद्रीकरण परिषद में होता है। नगर निगम की शक्तियों का केंद्रीकरण परिषद में ही होता है। अब इसके बाद जो इसके संगठन का दूसरा भाग है वह महापौर है, जिसको हम मेयर कहते हैं। तो नगर निगम परिषद का अध्यक्ष महापौर अथवा मेयर कहलाता है। देश के अधिकांश राज्यों में मेयर का चुनाव नगर परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और मेयर व उप मेयर, महापौर या जिसको उप महापौर कहते हैं, मेयर को ही क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं, का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है, तथा मेयर की अनुपस्थिति में परिषद में इस सभापतित्व अध्यक्षता का कार्य उप मेयर द्वारा किया जाता है। अब मेयर को नगर का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त होता है। जैसे हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे नगर का प्रथम नागरिक मेयर को गौरव प्राप्त होता है। और आगे देखते बढ़ते हैं। प्रशासन का दायित्व मेयर को न देकर नगर आयुक्त को दिया जाता है, और अल्प कार्यकाल के कारण प्रशासनिक शक्तियां मेयर को नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि वो 1 साल के होता है और इसलिए उसको नहीं सौंपी जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक दृष्टिकोण के से नगर आयुक्त अपेक्षाकृत अधिक प्रशिक्षित व अनुभवी होता है। अब देखते हैं जो अगला पॉइंट इसमें जो संगठन आता है वह नगर निगम समितियाँ। तो नगर निगम समितियाँ जो होती है, नगर निगम की परिषद के बड़े आकार एवं दलीय राजनीति के कारण किसी भी विषय पर विचार विमर्श संतोषजनक तरीके से नहीं हो पाता है। अतः इस समस्या में निपटने के लिए तथा किसी भी विषय पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए समितियों को स्थापना का प्रावधान भी किया जाता है या किया गया है। समितियों का गठन के संबंध में अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि स्थायी समिति में मेयर व उप मेयर की अतिरिक्त 13 निर्वाचित सदस्य होते हैं, और ये समिति जो होती है निगम के वित्तीय तथा अन्य मामलों की देखरेख करती, जैसा कि नाम से विदित है। परमदर्शदात्री समिति महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देने के कार्य करती है, और इनकी जो सदस्य संख्या होती है वह 5 से लेकर के 9 तक की होती है। इसके बाद देखते हैं जो अगला लास्ट है इसका, जो नगर आयुक्त अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी। यह एक जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जो कि जिसकी नियुक्ति, वेतन व सेवा शर्तें आदि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविक दृष्टि से अर्थों में निगम का प्रशासक यही
होता है जो जिसको कार्यपालक अधिकारी कहते हैं। और नगर निगम की वित्तीय शक्तियाँ परिषद में तथा कार्यकारी शक्तियाँ आयुक्त में निहित होती हैं। नगर क्षेत्र में प्रशासकीय कुशलता लाने के लिए नगर आयुक्त पद का सृजन किया गया है। देश के सभी नगर निगमों में नगर आयुक्त का पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति केंद्र अथवा राज्य के प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और विभिन्न राज्यों में नगर निगमों में नगर आयुक्त की कार्यविधि से भिन्नता है। संबंधित राज्य सरकार को उसे पद से हटाने व उसके कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त होता है। नगर निगम की आय के दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, करों से प्राप्त आय और सरकारी अनुदान। नगर निगम जो आय का जो होता है वो दो प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन से होते हैं? करों से प्राप्त आय और सरकारी अनुदान। अब देखते हैं, जो हमने अभी देखा नगर निगम की शक्तियाँ क्या होती हैं। तो जो नगर निगम के कार्य में एवं शक्तियाँ जो होती हैं उनको देखते हैं। तो सभी राज्यों में अधिनियमों द्वारा नगर निगमों के व्यापक कार्य सौंपे जाते हैं, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जैसे नंबर 1 अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य एवं विशिष्ट कार्य। अनिवार्य कार्यों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण, परिवहन व संचार सुविधाएं, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं, रोगों के बचाव व टीकाकरण, आवास सुविधाएं, खाद्य नियमन व नियंत्रण आदि कार्य आते हैं। जबकि ऐच्छिक कार्यों में सार्वजनिक पार्कों, पुस्तकालयों की व्यवस्था, मेलों का प्रदर्शनियों का आयोजन, सार्वजनिक भवनों का निर्माण, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, वृक्षारोपण, निर्धनों की सहायता आदि कार्यों में समाहित होता है। और जो विशिष्ट कार्यों के संबंध में आपातकालीन परिस्थितियों में होता है। यदि 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में नगर निगम के निम्नलिखित कार्य को बताए गए हैं कि एक एक कम पढ़ते जाएंगे। जैसे कि नगर नियम, नगर नियोजन करना, भूमि का विनिमय, भवनों का निर्माण व उपयोग करना, सामाजिक व आर्थिक विकास योजनाएं, सड़कों व पुलों का निर्माण व उचित व्यवस्था, घरेलू उद्योग, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था करना, नगर में वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को संरक्षण, गंदी बस्तियों में सुधार व उनका उत्थान, निर्धनता व उन्मूलन योजनाएं बनाना व उनका क्रियान्वयन करना, बागवानी, उद्यान, खेल कूद व व्यायाम आदि की सुविधाएं बनाना, संस्कृति व शैक्षणिक प्रगति में प्रयास करना, समुदाय गृहों की व्यवस्था करना, पशुओं की सुरक्षा व संरक्षण करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, सड़कों एवं अन्य मार्गों में विद्युतीकरण, वाहन खड़े करने की व्यवस्था करना, बूचड़ खानों की व्यवस्था करना और नगर निगमों के कार्यों का राज्य सरकार नगर आयुक्त के मध्य नियंत्रण रखती है। जो नगर निगम के इतने सारे जो कार्य होते हैं उन कार्यों का राज्य सरकार का जो नगर आयुक्त के माध्यम से नियंत्रण करती है। नगर आयुक्त के वो कौन होता है? जो राज्य सरकार को नियुक्त करती है। अब देखते हैं दूसरे नंबर में आता है नगर पालिका। तो इसके कार्य, इसके जो शक्तियाँ देखते हैं और इसके जो आपके शक्तियों के साथ साथ इसके हम देखेंगे नगर निगम की जो होती हैं आपके संगठन। तो देखते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका में देश में सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में बंगाल में नगर पालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात बम्बई, पंजाब, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान में भी नगर पालिका की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत में लगभग सभी राज्यों में इस निकाय का गठन किया गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन में त्रिस्तरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इन तीनों स्तरों में नगर पालिका द्वितीय स्तर पर निकाय है। जो द्वितीय स्तर पर कौन सा निकाय है? नगर पालिका। फर्स्ट में क्या है? नगर निगम। तो इसके जो संगठन की बात करते हैं तो इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, नगर पालिका का क्षेत्र नगर निगम की तुलना में कम होता है। जनसंख्या 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 50,000 से अधिक ही होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। नगर के आधे से अधिक जनसंख्या कृषि को छोड़कर अन्य व्यवसायों से संबंधित होनी चाहिए और कोई कृषि को छोड़कर अन्य कोई बिजनेस व्यापार करना चाहिए। नगर पालिका के 4 संगठनात्मक अंग होते हैं। जैसे नगर पालिका क्या होते हैं? 4 संगठनात्मक अंग होते हैं। जैसे पहले एक नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, समितियां तथा कार्यपालक अधिकारी। फर्स्ट है नगर पालिका परिषद। तो इसका जो पहला अंग है, कौन सा संगठन का पहला अंग है? नगर पालिका परिषद। तो अधिकांश राज्यों में नगर पालिका परिषद के 80% सदस्य निर्वाचित तथा 20% सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। 80% सदस्यों में निर्वाचन हेतु संपूर्ण नगर के वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है तथा जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।
सदस्यों को वार्ड आयुक्त या वार्ड कमिश्नर कहा जाता है। जिस सदस्यों को जो क्या कहा जाता है, उसके निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन में सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वार्ड आयुक्त वार्ड कमिश्नर कहा जाता है। परिषद का कुल कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब इसका जो अगला अंग है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। तो नगर पालिका के परिषद में सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष परिषद की सभाओं का आयोजन व उनकी अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल सदस्यों के कार्यों का नियंत्रण बनाए रखना भी। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वर्ष 2009 के पश्चात ये कई राज्यों में अध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा है। और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, और जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जनसंख्या के आधार पर तथा महिलाओं के लिए पूरे राज्य में 33% किया गया है। इसे 2009 में संशोधन के अधिनियम द्वारा बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अब जानते हैं जो इसका अगला अंग समितियाँ। नगर पालिका के दायित्वों की अत्यंत व्यापक होते हैं। ऐसे ही सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादन संभव नहीं होता है। समितियों का गठन विभिन्न कार्य क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो वित्त समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, लोक निर्माण समिति आदि। ये समितियां परिषद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करती हैं। प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष होता है और समिति की बैठक के लिए आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। आकार में बड़ी नगर पालिकाओं में एक कार्यकारिणी समिति का गठन भी किया जाता है, जो 74वें संविधान संशोधन के वार्ड समितियों का गठन भी प्रावधान है। अब इसका जो अगला अंग है कार्यपालक अधिकारी। तो नगर निगम के समान ही नगर पालिका में भी परिषद का विधायी अंग तथा कार्यपालिका शक्ति कार्यकारी अधिकारी में निहित है। कुछ राज्यों में इसे आयुक्त भी कहा जाता है, यानी जिसको कमिश्नर कहा जाता है, तो यानी आयुक्त भी कहा जाता है। सामान्यतः इस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रशासनिक क्षेत्र में यह अधिकारी अपने दायित्वों की पूर्ति अध्यक्ष के सहयोग से करता है। नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी के समान वह प्रशासनिक क्षेत्र में सर्वेसर्वा नहीं होता है, वरन कुछ सीमा तक अध्यक्ष का उसके कार्यों पर नियंत्रण रहता है। अगला जो है इसकी नगर पालिका की शक्तियाँ, उनके कार्य एवं शक्तियाँ जानते हैं। तो नगर पालिका के द्वारा समानता निम्नलिखित कार्य पूरे किए जाते हैं। एक जानते पहला है लोक कल्याणकारी सभी कार्य बशर्ते उन्हें करने से केंद्र व राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण ना होता हो, यानी ऐसे लोक कल्याण का जिससे उसका नुकसान ना होता हो, राज्य को कोई विशेष उसके अधिकारों की कोई दिक्कत ना आती हो। अगला जो है अपने कार्य क्षेत्र के संबंधित नियम उपनियम बनाना, यानी अपने उनको जो कार्य सौंपे जाते हैं उनमें नियम व उपनियम बनाना। अगला जो है समितियों के कार्य व शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, कर्मचारियों व पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करना, कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, पदच्युति का निर्धारण करना, राज्य सरकार की अनुमति के करों से वृद्धि या कर घटाना, सार्वजनिक स्थलों में उपयोग हेतु करों का निर्धारण करना, कार्मिकों पर नियंत्रण कर उन्हें विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, नागरिकों को आवश्यक निर्देश देना, नगर के विकास हेतु वित्त व्यवस्था का नियोजन करना, बजट तैयार करने एवं धन व्यय करने की शक्ति उनको कार्य के क्षेत्र में आती है। और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्यों का चुनाव करना भी इसी के अंदर आता है। अब जानते हैं जो अगला होता है नगर पालिका पंचायत और नगर पालिका बोर्ड। 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित नगरीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना का यह तीसरा स्तर नगर पालिका पंचायत तथा नगर पालिका बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अन्य 2 स्तरों के समान इस स्तर पर भी जनता द्वारा निर्वाचित एक परिषद या बोर्ड होता है, जो अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करता है। नगर पालिका बोर्ड को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नगर पालिका बोर्ड का भी एक कार्यकारी अधिकारी होता है। सर्वोच्च प्रशासनिक शक्ति उसी में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह अध्यक्ष के सहयोग से भी कर सकता है। उपयुक्त संविधान निर्देशित संस्थाओं के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में कई संविधानेतर संस्थाएं भी हैं, नगरीय स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब जानते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संगठन व शक्तियाँ। तो एक सही अर्थों में यदि देखा जाए तो लोकतंत्र वही होता है जिसमें देश की समस्त नागरिक
शासन के कार्यों में किसी न किसी स्तर पर भाग लेते हैं। इसके लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। शासन सत्ता केंद्रीय सरकार के हाथों में ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वरन विभिन्न स्तरों पर उसका विभाजन किया जाना चाहिए। जनता की सहभागिता भी लोकतंत्र का सार है और सहभागिता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही संभव है। प्रशासकीय कुशलता लाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि केंद्र राज्यों का एक स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विभाजन करते हुए जनता को प्रशासन में आधिकारिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए। संक्षेप में कहें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय सुशासन के एक दूसरे के पूरक होते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय सुशासन एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में इस दिशा में प्रयास किए जाते रहे हैं कि अन्य प्रयासों से अतिरिक्त बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जबकि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था में प्रतिमान को लागू किया गया और पंचायती राज्य के प्रतिमान को क्रियान्वित करने हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपेक्षित स्वायत्तता प्रदान की। पंचायती राज्य इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाने वाला राज्य राजस्थान था, जबकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में ही इसे लागू किया गया। तदुपरांत आंध्र प्रदेश ने इसे क्रियान्वित किया। इसके उपरांत ग्रामीण स्थानीय सुशासन की इस जो व्यवस्था को अन्य राज्यों ने भी स्वीकार किया और इस योजना को ग्रामीण स्थानीय सुशासन में नागरिकों को सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संबंध में प्रस्तुत मेहता समिति की यह योजना पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय योजना के रूप में जानी जाती और पंचायती राज्य 3 स्तर में भिन्न होता है। जो पंचायती राज्य होता है 3 स्तर में होता है। नंबर 1 ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो पहले नंबर 1 पर जानते हैं ग्राम पंचायत समिति क्या होती है। तो ग्राम पंचायत जो समिति होती है वह आपकी ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय सुशासन पर निम्न स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत का संगठन जानते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। लगभग 500 तक की जनसंख्या एक ग्राम पंचायत होती है। इसमें एक या अधिक गांव सम्मिलित हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का एक मुखिया होता है अथवा अन्य सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत का संगठन निम्नलिखित अंगों का सम्मिलित रूप से है: ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम कचहरी, ग्राम सेवक एवं ग्राम रक्षा दल। सदस्यता हेतु योग्यताएं, यानी जो ग्राम पंचायत के सदस्यता हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक होता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वह दिवालिया ना हो, न्यायालय द्वारा उसे पागल घोषित ना किया गया हो, वह केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, उसे किसी भी आधार पर चुनाव लड़ने के अयोग्य न ठहराया गया हो, केंद्र राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को किसी पद से भ्रष्टाचार या अन्य किसी कारण निलंबित न किया गया हो, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में अयोग्य घोषित न किया गया हो, राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध के लिए दंडित न किया गया हो। ग्राम पंचायत के गठन का उपरांत 30 दिन के अंदर प्रथम बैठक में किया जाना आवश्यक है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं, यानी स्वच्छता एवं प्रकाश का प्रबंध करना, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध व संचालन करना, सार्वजनिक संस्था की देखभाल हेतु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करना, सिंचाई योजनाएं तैयार करना एवं क्रियान्वित करना, सार्वजनिक कुओं व तालाबों आदि की व्यवस्था करना, आवागमन अथवा यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं उनका रखरखाव करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करना, पशुपालन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पशु चिकित्सालय की स्थापना कराना, विश्राम घरों की स्थापना कराना, सरकारी क्षेत्रों व सामुदायिकता की भावना को प्रोत्साहित करना, कृषि वनों को प्रोत्साहित करना, लघु वन उद्योगों उत्पादों के संग्रहण व भंडारण की व्यवस्था कराना, लघु वन उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था करना, कुष्ठ रोगियों व अन्य रोगी व्यक्तियों की उचित सहायता करना, अपाहिजों व असहायों की सहायता करना, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए आवश्यक प्रबंध कराना। और इसी के साथ अन्य और काम भी होते जैसे कि स्थानीय विवादों का निपटारा निष्पक्ष न्याय देते हुए करना,
वार्षिक योजना व बजट तैयार करना, स्थानीय क्षेत्र में आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना, वार्षिक योजना एवं बजट आदि तैयार करना। और इसी के साथ एक होता है भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण में राज्य सरकार को सहायता देना। ग्राम पंचायत के इसी प्रकार के कई अन्य कार्य भी हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का एक मुखिया का सरपंच होता है, कुछ स्थानों पर सरपंच का भी पद है, उप सरपंच का भी पद होता है। मुखिया या सरपंच के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं जी। वहाँ का जो मुखिया होता है उसके कई सारे कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत का अधिवेशन बुलाना, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों पर नियंत्रण रखना, वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखना एवं भुगतान व चेकों की जारी करना, पंजियों व अभिलेखों को जो सुरक्षा करना होता है। तो सरपंच की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों के समस्त कार्य उप सरपंच द्वारा संपादित किए जाते हैं। आप बहुत अच्छे जानते हैं किसी भी मेन मुखिया का अधिकारी को उसका जो उप अधिकारी होता है वही काम करता है। आप जानते हैं जो ग्राम पंचायत के अंग कौन कौन से होते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो अंग होते हैं आपके कि 3 अंग होते हैं, को बता दिया गया था कि ग्राम सभा, 5 अंग होते हैं। ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम कचहरी, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल। तो ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा जो होता है वह वस्तुतः ग्राम पंचायत का विधि अंग होता है। पंचायत के कार्यों व मार्गदर्शन करने के कारण यह पंचायती राज्य व्यवस्था का आधार स्तंभ कहलाते हैं। ग्राम में निवास करने वाले सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का भी एक मुखिया होता है जिसका सदस्य गुप्त मतदान विधि में 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ग्राम सभा के जो प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। जो ग्राम सभा होता है उसका प्रमुख कार्य होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का प्रबंध करना, पर्यावरण के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्राथमिकता का निर्धारण करना, और आपका ग्रामीण पंचायत के वार्षिक लेखों में विचार विमर्श करना, निर्धन उन्मूलन कार्यों में प्रोत्साहन करना, साक्षरता अभियान में सहयोग देना, निधियों व देखभाल करना, नारी उत्थान की योजनाओं को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, युवा कल्याण, परिवार कल्याण को योजनाओं का विकास करना, खेल कूदों व्यायाम आदि को प्रोत्साहित करना। और जो साथ में इसको जो आगे आते हैं कार्यकारिणी समिति, इसका अगला अंग होता है कार्यकारिणी समिति। तो कार्यकारिणी समिति जो होती है, जिस प्रकार ग्राम पंचायत और विधि अंग ग्राम सभा है उसी प्रकार कार्यकारी अंग कार्यकारिणी समिति है। इस अंग में कुल 8 सदस्य होते हैं, मुखिया होता है तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा मुखिया के माध्यम से सामान्यतः निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से कार्य होते हैं कार्यकारिणी समिति में मुखिया के द्वारा? बैठकों का आयोजन करना व अध्यक्षता करना, ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों में बैठकों की सामंजस्य करना, और वित्तीय मामलों में भी उत्तरदायी होता है, और स्थानीय प्रशासन का उत्तरदायित्व तो उसी पर होता है। अब इसके बाद देखते हैं ग्राम कचहरी क्या होती है। तो जो ग्राम कचहरी होती है न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। अध्यक्ष सहित उसकी सदस्य संख्या जो होती है 9 होती है। जो लोग अपने विवादों को कम व्यय में शीघ्र निर्णय चाहते हैं वे ग्राम कचहरी की शरण में ले सकती है और उसको कचहरी में जाकर के अपना निर्णय ले सकते हैं। अब अगला आता है जो ग्राम सेवक। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो राज्य सरकार एवं ग्राम पंचायत के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार की योजनाओं को ग्राम पंचायतों से अवगत कराना इसी का कार्य है, और ग्राम पंचायतों के के कार्यों का व अंत गतिविधियों की जानकारी राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्य ग्राम सेवक का ही होता है। अब इसके बाद जानते हैं पंचायती समिति क्या होती है। तो पंचायती समिति जो होती है आपकी वह पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति है। यह ग्राम पंचायत व जिला परिषद के मध्य कड़ी का कार्य करती है। विभिन्न राज्यों में इस संस्था के भिन्न भिन्न नाम प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि गुजरात में तालुका पंचायत, कर्नाटक में मंडल पंचायत, आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद और झारखंड में पंचायत समिति। पंचायत समिति का जो संगठन होता है पंचायत समिति का संगठन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाकर किया जाता है। सामान्यतः 20 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक पंचायत समिति 20 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठित की जाती है। समिति के अधीन जनसंख्या 35,000 से 1 लाख तक हो सकती है। झारखंड में भी पंचायत समिति के संगठन की प्रक्रिया अन्य राज्यों के समान है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का संगठन किया जाता है। और पंचायत समिति का जो निम्नलिखित प्रमुख अधिकारी होते ग्राम प्रमुख है, अध्यक्ष व उप प्रमुख उपाध्यक्ष, प्रमुख है, विकास पदाधिकारी। तो यानी जिसको हम BDO सचिव कहते हैं, तो ये 20 गाँवों से मिलाकर के बनाया जाता है।
अब इसमें जो सदस्य होते हैं, जो पंचायत समिति के संगठनात्मक संरचना को निम्नलिखित जो होते हैं सदस्य, वो कौन सा होता है? निर्वाचित पहला सदस्य होता है। तो सामान्य वर्ग में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के सदस्य व महिलाएं जिन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है, 73वें संविधान संशोधन के आधार पर यह आरक्षण दिया गया था, जिनको आरक्षण प्रदान किया गया है। और संविधान में धारा 243 ओ में इस संबंध में प्रावधान जोड़े गए थे कि महिलाएं जिन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के आरक्षण जनसंख्या के आधार पर महिलाओं के लिए 33% सुरक्षित किया गया था। किंतु वर्तमान में स्त्री पुरुष विभेद की समानता हेतु अधिकांश राज्यों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई और झारखंड में भी इन राज्यों में से एक है। अब देखते उपाध्यक्ष व अध्यक्ष। तो पंचायत समिति में जो निर्वाचित सदस्यों में से जो चयनित होते हैं उसको क्या कहते हैं? उपाध्यक्ष अध्यक्ष कहते हैं। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों में से जो चयनित होता है उसे उपाध्यक्ष अध्यक्ष कहा जाता है। खंड विकास अधिकारी जिसको बीडीओ कहा जाता है, कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम बीडीओ कहते हैं, तो वो कौन होता है? राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी के अधीन ही अन्य अधिकारी व कर्मचारी जैसे कि प्रचार अधिकारी, लेखाकार, लिपिक एवं अन्य कर्मचारी उपयुक्त वर्णीय सदस्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के अधीन कतिपय कई स्थायी समितियों की गठित की गई जाती हैं, जिन्हें पृथक पृथक कार्य क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। उन्हें कार्य क्षेत्रों के आधार पर इन समितियों के नाम रखे जाते हैं। यहाँ तथा प्रशासनिक समिति, विकास समिति, समाज सेवा समिति, सामाजिक न्याय समिति, वित्तीय समिति अथवा कराधान समिति, शिक्षा समिति आदि इस प्रकार संगठित पंचायती राज्य यह मध्यवर्ती या स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण निकाय है। पंचायत समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, यानी जो पंचायत समिति के अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष होते हैं, जिसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष कह सकते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं? तो पंचायत समिति के उपाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य संपादित किए जाने पूरे किए जाते हैं। तो पंचायत समिति की बैठक आयोजित करना, पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, प्रमुख विकास अधिकारी अन्य अधिकारियों सदस्यों को निमंत्रण स्थापित करना, समिति व अभिलेखों व पंजियों का रखरखाव करना, समिति की निधि पर उचित नियंत्रण रखना, प्राकृतिक आपदाओं में समय पर सहायता की राशि स्वीकृत करना। तो उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष को केवल अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है और 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए। जो उसका जो अविश्वास प्रस्ताव होगा वह 3/4 बहुमत होना चाहिए उसमें उनको हटाने के लिए। अध्यक्ष के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रखंड विकास अधिकारी का होता है पद जो होता है वो प्रखंड विकास अधिकारी का होता है, जो कि पंचायत समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो पंचायत समिति के जो कार्य होता है, पंचायत समिति के द्वारा कई सारे कार्य पूरे किए जाते हैं, जैसे कि क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों को वार्षिक योजनाओं को समेकित कर उन्हें कार्यान्वित करना, जिला परिषद व राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना, अपने क्षेत्र में शुद्ध व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, कृषि व बागवानी के विकास, उत्तम किस्म के बीजों का वितरण, कृषि के उन्नत तरीकों आदि को प्रोत्साहित करना। तो कृषि विकास हेतु कृषकों के प्रशिक्षण एवं साख सुविधाओं को आदि की व्यवस्था करना और कृषि सुधार योजनाओं व कार्यक्रमों में सरकार को सहायता देना, पशुपालन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए पशुपालन को प्रोत्साहित करना, ग्राम कुटीर उद्योगों का विकास करना, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का आयोजन व कार्यान्वयन करना, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों व महिलाओं के उत्थान हेतु योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना। और अगले जो कार्य होते हैं, सामुदायिक योजनाओं का प्रोत्साहन करना, आवास योजनाओं का निर्माण व कार्यान्वयन करना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं को लागू करना, यातायात संचार के साधनों का विकास करना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में अपेक्षितकृत सहयोग देना, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, पिछले वर्गों व महिलाओं में शिक्षा के विषय में प्रोत्साहन व संभव सहायता प्रदान करना। यदि प्रौढ़ शिक्षा में प्रोत्साहन की बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा में प्रोत्साहन भी देते हैं और सामुदायिक मनोरंजन केंद्रों व पुस्तकालयों की स्थापना करना, विकलांगों, वृद्धों, असहायों संबंधी समाज कल्याण योजनाएं लागू करना, महिला व बाल विकास संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन करना।
इसके अलावा और अन्य कार्य होते हैं जैसे तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, प्राकृतिक आपदाओं के दंड खंड के अधीन क्षेत्रों में आवश्यक सहायता प्रदान करना। इसके साथ इनके अंदर और काम भी होते हैं जैसे कि सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का प्रोत्साहन देना और खंड क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों कार्यों का परीक्षण करना। खंड विकास अधिकारियों के जो कार्य होते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। खंड विकास अधिकारी के कार्य संपूर्ण भारत में पंचायत समिति के नियंत्रण अधिकारी के रूप में खंड विकास अधिकारी या जिसको बीडीओ के नाम से जानते हैं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विकास अधिकारी की नियुक्ति के समय हमारे देश में 2 प्रणालियां प्रचलित हैं। पहले राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती तथा दूसरी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पहले से कार्यरत व्यक्तियों में से पदोन्नति या स्थानांतरण के आधार पर भर्ती। विकास अधिकारी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य आते हैं। जैसे कि पहला कार्य आता है इनके क्षेत्र में पंचायत समिति का पदेन सचिव होने के कारण बैठकों का रिकॉर्ड रखना, पंचायत समिति की बैठकों में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेना, किंतु निर्णय हेतु मतदान देने का अधिकार उसे नहीं होता है। पंचायत समिति के संबंधित सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण व नियंत्रण करना, पंचायत समिति के सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करके उन्हें वैधानिकता प्रदान करना, पंचायत समिति की ओर से किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करना, ग्राम सभा व वार्ड सभा की बैठकें आमंत्रित करना, किसी भी प्रकार से वित्तीय अनियमितता होने पर उनकी जांच करना। यह पंचायती कार्यों के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों व पंचायत समिति के अधीन समितियों की स्थापना में सहयोग देना और पंचायत समिति से संबंधित कोई भी दस्तावेज बीडीओ के हस्ताक्षर के बिना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। पंचायत समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थितियों में वह उसके दायित्वों का निर्वाह कर सकता है यदि कोई आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होती है तब। उपयुक्त संपूर्ण विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि पंचायत समिति में पंचायती राज की धुरी है। पंचायत समिति पंचायती राज की धुरी है और यह ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इस प्रकार पंचायत समिति के पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था को एक इकाई का रूप प्रदान करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है, किंतु समय समय पर चुनाव न होना एक निराशाजनक पहलू हो जाता है, क्योंकि कभी कभी समस्या हो जाती है कि समय से चुनाव नहीं हो पाता जिससे कार्य रुक जाते हैं। अब जानते हैं कि जिला परिषद क्या होता है। तो भारत में जो आपका जो जिला परिषद क्या होता है, भारत में स्थानीय स्वशासन को क्षेत्र में लागू की गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई जो होती है जिला पंचायत परिषद है। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति की है। अधिकांशतः स्थानीय शासन में समस्त कार्य ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के स्तर पर पूरे किए जाते हैं तथा जिला परिषद का कार्य उन अधीनस्थ इकाइयों जैसे पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना होता है। जिला परिषद का सर्वप्रमुख दायित्व पंचायत समितियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता और इस इकाई के मौलिक कार्य क्षेत्र की अपेक्षा पर्यवेक्षण संबंधित कार्य भी अधिक सौंपे गए हैं। जो नगर पालिका व छावनी बोर्ड स्थित जिलों में छोड़कर शेष सभी जिलों में एक जिला परिषद का प्रावधान है और जिला परिषद का संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जिला परिषद, तो जिला परिषद का जो संगठन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 वह जो जिला परिषद का जो संगठन किया जाता है, नंबर 1 आधार है कि जिला परिषद क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य, यानी इसमें समान वर्ग के तथा आरक्षित वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर महिलाओं की समानता को मिलाने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2012 में यदि बात करें तो 50% से अधिक स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध भी कर दिया कि यह निर्णय गलत नहीं था और महिलाओं ने 50% अधिक से अधिक स्थान भी प्राप्त किए। इसमें दूसरा जो इसका आधार है कि वह जिला क्षेत्रों में आने वाली सभी पंचायत समितियों का प्रमुख का भी जिला परिषद में स्थान दिया जाता है और अगला जो है उस क्षेत्र में लोकसभा व विधान सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं और इसके विशिष्ट अनुभव प्राप्त व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है और जिला परिषद के वर्ष के सदस्य अपने में से ही एक को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं और जिला विकास आयुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यह राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होता है। जो जिला विकास आयुक्त होता है वो किसके द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होता है जो प्रशासकीय अधिकारी होता है। इसके अधीन अन्य अधिकारी होते जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला लेखाधिकारी, अन्य अधिकारी व कर्मचारी वर्ग। जिला विकास आयुक्त जिला परिषद का पदेन सचिव होता है। जिला परिषद की प्रथम बैठक की तिथि जिला विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाती है और 1/3 सदस्यों से लिखित प्रस्ताव का यह बैठक आयोजित की जाती है। इसकी जो अध्यक्षता भी जिला विकास आयुक्त द्वारा की जाती है। प्रथम बैठक के उपरांत अन्य बैठकों में 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए तथा उनकी अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसी भी विवाद से संबंध में अधिकारी के निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जिला प्रमुख के कार्य की जो शक्तियां होती हैं तो वो क्या होती हैं? जिला प्रमुख कार्य की शक्तियां जो देख लेते हैं तो उसकी निम्नलिखित कई शक्तियां होती हैं। जिला परिषद की बैठकों में आयोजित करना, जिला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, जिला परिषद के निधि में सुरक्षा करना, जिला परिषद के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नियंत्रित स्थापित करना, परिषद संबंधी सभी अभिलेखों को नियंत्रित करना, जिले में प्राकृतिक आपदाओं के समय मुख्य कार्यकारी से सलाह मशवरा करते हुए तुरंत निर्णय करना, अधीनस्थ इकाइयों के मार्गदर्शन करके इन्हें लक्ष्य के प्रति उत्साहवर्धक बनाए रखना, जिला परिषद के वित्तीय एवं कार्यपालिका प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण रखना। और जिला परिषद के जो कार्य होते हैं इनकी शक्तियां हो गई। जिला परिषद का कार्य जान लेते हैं। जिला परिषद के प्रमुख निम्नलिखित कार्य होते हैं कि कृषि विकास यानी कृषि विकास को प्रोत्साहित करना और इस हेतु समुन्नत कृषि उपकरणों के विकास करना और भूमि सुधार उत्पादन वृद्धि हेतु कृषकों को प्रशिक्षित करना, सम्मिलित करना। दूसरा जो है कि सिंचाई योजनाओं का विकास एवं जल के समान वितरण कर उपभोग का प्रबंध करना, बागवानी को प्रोत्साहित करना, पशुपालन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पशु चिकित्सालयों की स्थापना करना, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग व हस्तकरघा उद्योगों की प्रोत्साहित करना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों को जो पंचायत समितियों में वितरित करना, जिले में पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिले के अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों को सदस्यों को अध्यक्षों को सम्मेलन आयोजित करना, पंचायत समितियों द्वारा प्रमुख बजटों की समीक्षा करना, ग्राम पंचायतों के कार्यों को भी समन्वय स्थापित करना तथा उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, जिले में आवास व्यवस्था संबंधी योजनाओं को बनाना तथा उनका कार्यान्वयन करना और निजी एवं सार्वजनिक जलाशयों के मत्स्य पालन में प्रोत्साहित करना। सामाजिक वानिकी के जो संबंधित होती है उनके जो अन्य कार्य होते हैं सामाजिक वानिकी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु वार्षिक योजना तैयार करना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना, जिला परिषद के क्रियाकलापों से संबंधित सांख्यिकी का प्रकाशन करना, ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित कर कार्यान्वयन में सहयोग देना, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों व सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव करना, आवागमन व संचार के साधनों का विकास करना, प्रौढ़ शिक्षा के विकास तथा पुस्तकालयों के निर्माण से संबंधित योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाएं बनाना। जिला विकास आयुक्त के जो कार्य होते हैं तो उनको जानते हैं। तो इस पद पर जो जिला विकास आयुक्त के जो कार्य होते हैं तो इस पद पर भारतीय प्रशासकीय अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और इस सामान्यतः निम्नलिखित दायित्वों की पूर्ति करता है। तो कौन कौन से कार्य की पूर्ति करते हैं? जिला परिषद के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण व निरीक्षण तथा समय अनुसार कार्यों में निष्पादन हेतु उपाय करना। वह जिला परिषद के सभी आवश्यक दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। जिला परिषद व उसकी स्थायी समितियों की बैठकों के लिए नोटिस जारी करता है और वह जिला परिषद व प्रमुख परामर्शदाता होता है तथा सभी समितियों के मध्य समन्वय स्थापना कार्य करता है। जिला परिषद द्वारा पारित किसी प्रस्ताव में अवैधानिक होने का भी इस संबंध में राज्य सरकार को सूचित करते हैं। जिला परिषद द्वारा कोई भी जो पारित किसी प्रस्ताव में यदि गलत है तो उसको इस सरकार में राज्य सरकार को सूचित करता है। आपने आज जाना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव और नगरीय ग्रामीण स्वशासन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।